आर्टिकल 19 ये साफ कहता है कि आपको बोलने का पूरा राइट है, आपको घूमने का पूरा राइट है, राइट स्पीच देने का राइट है। आप अपने हक की बात जरूर रखें, और अगर आज नहीं रखेंगे तो आप कभी बोल नहीं पाएंगे। वो आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। हम अगर जो नाइंसाफियां हमारे साथ में हो रही हैं उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सिवाय हमारे हम बाद में सर पीटने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत का संविधान ये राइट देता है मैं अपनी बात को पूरी तरह से साफ रखूं। और आज लड़का आखिर डरता क्यों है? किस बात का डर है हमें? मतलब डरे बोलेंगे तो हम जेल जाओगे, ऐसे ही पड़े रहोगे? होता है, केसेस लगते हैं, लगने दीजिए, उनका काम है, और हमको मगर बोलना ही पड़ेगा। सिर्फ लॉ की बात, गाली गलौज छोड़ दे के बाकी सारी बातें तो बोल सकते हैं, सवाल तो पूछ सकते हैं। आखिर ये भी तो एक सवाल है कि बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी क्या हम बाइज्जत बरी है? ये सवाल, ये पूछने का राइट है हमको। तो ये सवाल हम प्रशासन से पूछें, ये सवाल लोगों से पूछें। हमारी समस्याओं को डेमोक्रेसी में लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है, और अगर हम ये सवाल नहीं करेंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, तो मैंने पहले जैसे कहा था कि नस्लें गूंगी हो जाएंगी और सिर्फ जुल्म और बर्बरियत का शिकार होंगे। इस वक्त हम लोग हैं महाराष्ट्र के जाने माने एडवोकेट फरहत बेग सर के साथ में। तो बाइज्जत बरी सर, ये बुक लिखी गई है मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब के हाथों से। ये जो सवालिया निशान है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे कानून पे कि भाई अगर से ये 10 साल के बाद में छूट के आ गया, बाइज्जत बरी हो गया, तो हमारा समाज क्या उन्हें बाइज्जत बरी करता है? क्या ये मीडिया उन्हें बाइज्जत बरी करता है? ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये तमाम बातों का इसमें जिक्र है। बाइज्जत बरी जब वो होता है कोई शख्स, तो उसकी ज़िंदगी कैसे बीतती है। तो ये बुक हम चाहेंगे हमारी तरफ से आप रखिए और इसे ज़रूर पढ़ें। तो इसी बुक के बेसिस पे कुछ गुफ्तगू आपसे करना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल सर, जितने भी इसमें केसेस हैं उसके बेस पे सबसे पहला सवाल ये कि किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के क्या कोई उसके घर से गिरफ्तार कर सकता है रात के 3 बजे, वो भी बिना किसी नोटिस के? जी। भारत की जो न्याय व्यवस्था जो है, जिसको हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, वो बेस्ड है सीआरपीसी पे। सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि वो पुलिस को ये पावर्स दिए हैं, वो बहुत वास्ट पावर है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर ये प्राइमा फेसी मटेरियल उनके हाथ में है कि इस फला आरोपी के खिलाफ या फला जो एक्यूज्ड हैं उसके खिलाफ है, उनके पास में प्राइमा फेसी मटेरियल है। दो पार्ट होते हैं कि प्राइमा फेसी मटेरियल मतलब जो बिल्कुल इट अपीयर्स, जो डॉक्यूमेंट या फिर उसका नाम एकदम सामने आया हुआ है, तो इट अपीयर्स कि नहीं इनका नाम है, फिर अरेस्ट कर सकते हैं उसको इवन विदाउट नोटिस। नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल अगर सेक्शंस लगे हैं तो अरेस्ट कर सकते हैं उसको। अरेस्ट करने के बाद में आपको जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, जो जनरली मेरे से देखने में आता है नहीं होते हैं। तो जैसे कि आपने बताया गिरफ्तार कर सकते हैं कुछ बुनियाद पे जी, लेकिन कई महीनों तक जो 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, और इस इंटरव्यू में तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना भयानक टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसा कुछ अधिकार है पुलिस वालों को? बिल्कुल नहीं। ये 3rd डिग्री जिसको आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मारपीट फिजिकल जो है वो आप इंटरोगेशन कर सकते हैं। इंटरोगेशन में आप 25 सवाल पूछ सकते हैं, 100 सवाल पूछ सकते हैं जिस ढंग से, लेकिन आपको पुलिस को मारने का राइट लॉ में नहीं है। लॉ में एकदम लॉ बिल्कुल साफ है, इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मारने का अधिकार, पुलिस को थप्पड़ मारने का भी अधिकार नहीं है। तो ये 10 दिन की 15 दिन की जो रिमांड होती है, ये क्या होती है? इंटरोगेशन होते हैं, ये आपको पूछताछ के लिए बिठाया जाता है। पीसीआर जिसको पुलिस कस्टडी रिमांड जो होती है, 2 टाइप के रिमांड होते हैं, एक मैजिस्ट्रेट कस्टडी, एक पुलिस कस्टडी। मैजिस्ट्रेट कस्टडी मतलब जेल में भेज देते हैं, पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस के साथ में ही उनको रखा जाता है। पुलिस
इस दौरान वो जो अपराध हुआ है, वो जो गुनाह हुआ है, उसका सारा इन्वेस्टिगेशन आपके ज़रिए, आपको जो मालूमात है और आपके ज़रिए कहीं और कोई दूसरी कोई लिंक है, उस लिंक तक पहुंचना चाहती है, इसलिए इंटरोगेट करती है पुलिस, और उनको राइट है करने का, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसमें मारना मना है, मार नहीं सकते। अब इसमें 16 ऐसे केसेस का जिक्र है जिसमें कई महीनों तक 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर किस किस तरीके से किया गया वो तो इस वीडियो पे बताना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो सवाल ये है सर, एक बेकसूर को उसके घर से उठाया जाता है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है कई महीनों तक, उसके कई सालों के बाद में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन मीडिया वाले उसे बाइज्जत बरी नहीं करते, समाज वाले उसे बाइज्जत बरी नहीं करते। तो उसके ज़िंदगी के जो जवानी का पीरियड होता है, यानी कि 30 साल में अगर से गिरफ्तार किया गया 30 साल की एज में, तो 40 साल जब वो हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी के कंप्लीट, वो बाहर आता है। तो 10 साल जो ज़िंदगी की उसके तबाह हुए हैं, जबकि वो बेगुनाह था, तो इसके बदले में क्या दिया जा रहा है आखिर उसे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। आप पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं सारे जितने भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जिनको अगर अंदर डालना है या पुलिस में भेजना है, वो अगर तय कर लिया है कि इनको पुलिस में भेजना है, जनरली बड़े पावर के साथ में ही, ये सारी प्लानिंग के साथ में ही किया जाता है। उनको डालना है, उन्होंने डाल दिया, जो प्रूफ चाहिए वो नहीं है, लेकिन सेक्शंस ऐसे इन्वॉल्व कर दिए गए हैं कि उसको बेल भी नहीं है। तो ऐसे सूरत में वो बेचारे सड़ते रहते हैं जेल में। ठीक है, 10 साल के बाद में अगर वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि बाइज्जत बरी होने के बाद में सवालिया निशान एक सामने है कि क्या सचमुच में बाइज्जत बरी होगी। 10 साल उनके लाइफ के, क्या 10 साल का क्या क्या हिसाब किताब है उनकी लाइफ का, तो कुछ नहीं। तो ये सोच क्यों है आखिर में? ये सोच आई कहाँ से है कि एक, मैं अगर थोड़ा खुलकर अगर बोलना चाहूँ इस बात को, तो एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को ही आज कम से कम पिछले 30-40 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि टारगेट बनाकर उनको डाल दिया जाता है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, पढ़े लिखे लोगों को ख़ास तौर पर डाल दिया जाता है। कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है? तो उसका पीछे का मकसद ये होता है कि वो समाज को पीछे रखना है। अगर आपका समाज का पढ़ा लिखा लड़का वो अगर 25 साल 20 साल अगर जेल में रह रहा है, तो वो जेल की दीवारों में उसका जो एजुकेशन था या उसका जो इल्म था वो सब बंद रह गया। वो जो जितना वो समाज को एक्सपांड करना चाह रहा था वो समाज का एक्सपांड नहीं कर पाता। तो यही तो वो जिस सोच से उसको अंदर डाला गया है, जिस सोच के उसको फंसाया गया था, और यही सोच है जिस वजह से उसको जानबूझ के जेल में डाला गया, ताकि वो समाज आगे जाए ना, ताकि वो समाज पिछड़ा हुआ रहे, और वही सोच के उनको डाल दिया गया। तो दो नुकसान कैसे हैं? उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही रही है, दूसरा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो समाज का भी नुकसान कर रहा है कि नए आने वाले पीढ़ी को वो बना नहीं पा रहा है। अब रही बात इसकी, इसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट जो भी बनना था वो बन नहीं पाया, ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई। और ज़िंदगी ख़राब होने के बाद में अगर 20 साल के बाद में, 22 साल के बाद में अगर उनको बाइज्जत बरी करने का ऑर्डर अगर कोर्ट देता है, तो उसके पीछे की जो दुनिया थी वो तो सब खराब हो गई। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट बाइज्जत बरी करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कोर्ट ने कि क्या हम उनसे उम्मीद करें जिन्होंने उसको अंदर डाला है वही कंपनसेशन दे। 357 में राइट्स है कोर्ट को, वो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट भी दे सकते हैं, कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट देता है क्या? नहीं। तो कोर्ट अपने हाथ इतने बांधे हुए क्यों रखता है? कोर्ट को पावर है, कोर्ट ने करना चाहिए। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि जिन लोगों ने उसे कैद करवाया है वही उसको कॉम्पनसेशन दे? जो मुमकिन नहीं है, जो आज तक कभी हो नहीं रहा है। सो हम सब ने मिलकर यह आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए ही उसको इंसाफ मिले,
और तभी जाके हम बाइज्जत बरी के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी जाके हम वो अल्फाजों के सही मायने निकाल पाएंगे। अदरवाइज सारी उम्र वो बाइज्जत बरी भले ही ऑन रिकॉर्ड हो चुका है, पेपर पे हुआ है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी को आतंकवादी के केस में पकड़ा गया और आतंकवादी बोलकर उसको 20 साल अगर जेल में रखा गया है, तो ऐसे सूरत में उसके जो सर पे जो धब्बा लगा हुआ है, वो धब्बा मिटाने के लिए प्रशासन ने सामने आना चाहिए और प्रशासन को कोर्ट ने रास्ते पे लाना चाहिए। प्रशासन ऐसे रास्ते पे आता नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए जो लोग लड़ाई करके बेगुनाहों को जेल में डाल रहे हैं, वही तो बैठे हुए हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि कोर्ट ने इसमें पहल करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर आपने कही। इस बुक में भी जिन 16 लोगों का जिक्र है, ये तो सिर्फ 16 है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में अब तक न जाने कई सैकड़ों ऐसे बेगुनाहों को कई सालों तक जेल में रखा गया। ये किताब में सिर्फ चुनिंदा 16 केसेस का ही जिक्र किया गया। तो उसमें जो ये किताब जो मैंने पढ़ी है, इसमें एक डॉक्टर्स, एक इंजीनियर और एक और शख्सियत है जो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के तौर पे वर्क करते थे। तो इसमें तकरीबन 90%, ये 16 में से 90% अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम थे। तो सर इनकी ज़िंदगी तो तबाह हुई है, साथ साथ इनके जो बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे अच्छे स्कूलों में, वो भी 10वीं और 12वीं तक ही पढ़ पाए और छोड़ दिए उन्होंने भी। उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह हो गई इससे। जी। उनके बच्चों के करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो आने वाली जो नस्लें थी वो कमज़ोर होती जा रही है इससे। वही तो सोच है। बिल्कुल, सोच यही है सामने वाले की, आपका जो छुपा हुआ दुश्मन है, मैं खुले दुश्मन और छुपे दुश्मन, दो दुश्मनों की बात करता हूँ। तो छुपा हुआ दुश्मन है जो छुपा एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करना, और वो उनका मकसद है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे हमारे समाज को आगे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। आपके लड़कियों को बहकाया जा रहा है, आपके लड़कियों को बहला फुसला कर, मैंने तो कई ऐसे वीडियो देखे हैं कि वो बहला फुसला कर शादी करके 2-2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 3 लाख रुपए मिलेंगे कि आप अगर मुसलमान की लड़की को लेके जाते हैं तो। सो आपके घर में वो तालीमात भी ज़रूरी है, शरई तरीक़े से रहना ज़रूरी है, बच्चे को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। देखिए, जैसा पोलियो हम पिलाते हैं, पोलियो का डोज हमेशा पहले पिलाया जाता है, पोलियो होने के बाद में पिलाना मुश्किल। जैसा कोरोना का डोज चल रहा है जी हमारा, कोरोना होने से पहले आपको 2 डोज लेना ज़रूरी है। वैसे ही बच्चियों को एक पर्टिकुलर मखसूस उम्र आने के बाद में, शादी के बाद में, या उनको रास्ते पे छोड़ने के बाद में अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं होगी। उसके लिए उनकी पहले तैयारी करनी पड़ेगी, उनके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको कि ऐसे जो आपके समाज को खोखला करने की जो सोच लेके जो लोग आगे आए हैं, उनको हराने के लिए, उनसे लड़ने के लिए इनका जहन पहले से बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। हर तरीके से, हर फील्ड में, एजुकेशन से लेकर, सोशल से लेकर, कल्चर से लेकर, हर चीज़ में आपको आगे डेवलप करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, ये वतन मेरा भी है, ये वतन मेरा भी है और इस पे मेरा भी उतना ही अधिकार है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि उनके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया, तो वो तो वही चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो, आपके बच्चे भीख मांगे। इसलिए इतनी गुर्बत है, इतनी हालात है, इतनी रिपोर्टें हमारी है कि मुसलमानों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। इसीलिए तो रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, इसीलिए तो सहूलतों की मांग की जा रही है। समाज ने इन सारे मुद्दों पे भी एक जगह इकट्ठा आना चाहिए और ये लड़ाई मिलकर लड़नी चाहिए, तो ताकि मुस्तकबिल अच्छा हो। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहेंगे कि आज के दौर में हम देख रहे हैं नौजवानों में एक खौफ पैदा हो चुका है, बोलने से भी डर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम चाहेंगे आप बयान करें कि हम किस तरीके से हम विरोध कर सकते हैं। भारत के संविधान ने हमको अपनी बात रखने का पूरा हक दिया है। ये बात और है कि बोलने पर आपके आजकल पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा वरना नस्लें गूंगी हो जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल 19 ये साफ कहता है कि आपको बोलने का पूरा राइट है, आपको घूमने का पूरा राइट है, स्पीच देने का राइट है। आप अपने हक की बात ज़रूर रखें, और अगर आज नहीं रखेंगे तो आप कभी बोल नहीं पाएंगे।
वो आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। हम अगर जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ में हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सिवाय हम बाद में सर पीटने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत का संविधान ये राइट देता है, मैं अपनी बात को पूरी तरह से साफ रखूं। और आज लड़का आखिर में डरता क्यों है? किस बात का डर है हमें? मतलब डरे बोलेंगे तो हम जेल जाओगे, ऐसे ही पड़े रहोगे? होता है, केसेस लगते हैं, लगने दीजिए, उनका काम है, और हमको मगर बोलना ही पड़ेगा। सिर्फ लॉ की बात हो, गाली गलौज छोड़ दे के बाकी सारी बातें तो बोल सकते हैं, सवाल तो पूछ सकते हैं। आखिर ये भी तो एक सवाल है कि बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी क्या हम बाइज्जत बरी है? ये सवाल है, ये पूछने का राइट है हमको। तो ये सवाल हम प्रशासन से पूछें, ये सवाल लोगों से पूछें। हमारी समस्याओं को डेमोक्रेसी में लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये सवाल नहीं करेंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, तो मैंने पहले जैसे कहा था कि नस्लें गूंगी हो जाएंगी और सिर्फ जुल्म और बर्बरियत का शिकार होंगे। तो आपने बहुत कीमती समय सर हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर।